आइए समझते हैं आप एक बेहतरीन जावा डेवलपर कैसे बन सकते हैं। बेहतरीन जावा डेवलपर्स मतलब जैसे भी आप अपने करियर में प्रोग्रेस करेंगे तो आप किन टूल्स और टेक्नोलॉजीज को लर्न करेंगे जिससे कि आप इवॉल्व हों। ये मैं आपको अपने लास्ट 10 ईयर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने काम करते हुए आईटी इंडस्ट्री में सीखा है और जो मैंने देखा है कि इन इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और इसी तरह से आप अपने करियर का एक जो ग्राफ है वो सेट कर सकते हैं। और भी जगह आप डिटेल्स ले सकते हैं, हो सकता है वहाँ पर थोड़ा बहुत 19-20 हो, बट मोस्टली आपको यही सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि यदि आप जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं, मतलब सिर्फ 2 दिन या 1 महीने में, तो सॉरी, आप 2 दिन या 1 महीने में ये पूरा का पूरा नहीं सीख सकते यदि आप फ्रेशर हैं या फिर आपका एक्सपीरियंस जो है ऑलमोस्ट सिर्फ 1 ईयर है। क्योंकि ये सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज खुद में एक बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको स्टडी करना पड़ेगा, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे आप इवॉल्व होंगे। तो मानकर चलिए जितना भी चीज यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको टोटल सीखने के लिए आपको मिनिमम 3.5 से 4 साल लगेंगे। वो भी जब आप दिल लगाकर इस चीजों पर काम करेंगे, नहीं तो थोड़ा और भी एक्सटेंड हो सकता है। ये मैंने जैसे बताया आपको कि मैंने ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस में ये सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए देखे हैं और उन्हें यूज किए हैं। तो अगर आप एकदम से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज जो होगा वो आपको मालूम है कि आपको जावा के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। अब जावा के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको उसका सिंटैक्स आना चाहिए, लूप कैसे काम करता है, डिसीजन मेकिंग जैसे इफ और एल्स कैसे काम करता है, स्ट्रिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको आपको पता होना चाहिए, रैपर क्लासेस के बारे में, एरे के बारे में, फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जावा के पर्सपेक्टिव से, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया और मल्टी थ्रेडिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग तक तो आपको आना ही चाहिए, मल्टी थ्रेडिंग जो है आप बाद में भी सीख सकते हैं और यदि पहले सीखते हैं तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा। और जब आप इन सब को सीख रहे हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको कोडिंग करना बहुत जरूरी है। और जब भी आप कोडिंग करें तो आप ट्राई करें कि आप ये जो गिट है ना, गिट का यूज करें। गिट क्या है? गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वो क्या करता है, जितना भी आप कोड मेंटेन करते हैं या लिखते हैं या अलग अलग वर्जन्स उस कोड का लिखते हैं तो वो उसको मेंटेन करता है। जैसे कि अब आप मान लीजिए मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं, तो वहां पर सिर्फ मैं ही कोड नहीं कर रहा हूं, एक प्रोजेक्ट पर, एक मॉड्यूल पर मल्टीपल पर्सन्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मल्टीपल पर्सन्स जब काम कर रहे हैं तो वो कोड जो है वो डिवाइडेड है इन बिटवीन डिफरेंट पर्सन। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं पकड़ता हूँ कि कैलकुलेटर एप्लीकेशन में बना रहा हूँ, मेरी टीम बना रही है। अब हम टीम में 4 आदमी हैं। अब एक आदमी लिख रहा है एडिशन लॉजिक, एक लिख रहा है मल्टीप्लिकेशन लॉजिक, एक लिख रहा है सब्ट्रैक्शन लॉजिक, एक लिख रहा है डिवीजन लॉजिक। अब जब लिखेंगे उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो गिट है, गिट में मैं कोड, अपना कोड जो है उसको पुश करूंगा। अब अपना कोड जब मैं पुश करूंगा तो कोई और भी जब अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो उसको गिट से मेरा कोड जो है अपडेट लेके अपने प्रोजेक्ट में डालना होगा। और उसको अगर कोई वहां पर कंफ्लिक्ट है तो रिजॉल्व करके उसके बाद फिर जब रिजॉल्व हो जाता है देन वो अपना कोड पुश करेगा। इसी तरह से हर इंसान जो भी काम कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे गिट का यूज करके इजीली मेंटेन करेगा उस कोड बेस को। तो जब आप काम करेंगे तो आपको मच बेटर वे में समझ में आएगा। गिट कमांड्स आपको आना चाहिए, जो बेसिक कमांड्स हैं जैसे पुश और पुल, जैसे क्लोन करना, और उसके बाद आपका ब्रांच चेक करना और कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारे कमांड्स आपको नॉर्मली आने चाहिए, ठीक है। और उसको यूज कैसे करेंगे वो भी आना चाहिए। फिर गिट के फ्लेवर्स हैं जैसे कि कौन कौन से, बहुत सारे जगह पर आपको बिट बकेट यूज करने मिलेगा और कई जगहों पर आपको गिट हब करके होता है वो मिलेगा। और इसी तरह से अलग अलग फ्लेवर्स हैं, बट द ओवरऑल थिंग इज कि आपको अगर गिट बैश पर काम करना आता है, आपको गिट कमांड आता है, तो आपको बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, चाहे जिस फ्लेवर पर आपको काम करने मिले। और ये आप याद रखिएगा, किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाएंगे तो वहां पर कोई ना कोई गिट जरूर यूज होगा, बिकॉज जहां पर मल्टीपल पर्सन्स एक सेम कोड पर काम करते हैं वहां पर गिट का यूज होना अनिवार्य है। अदरवाइज वो कोड मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो गिट आपको आना चाहिए। तो ये आप इसी के साथ सीख सकते हैं। जैसे ही आप बेसिक कर रहे हैं उसके साथ आप अपना एक गिट रिपोजिटरी मेंटेन कीजिए, और जैसे जैसे आप इवॉल्व करेंगे लर्निंग के साथ, तो जब आप कभी इंटरव्यू में जाएंगे या किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वहां पर वो आपसे पूछते हैं कि आपका कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है कि नहीं। तो जब वो आप जो गिट रिपोजिटरी आपने मेंटेन करके रखा है, बेसिक से लेके जैसे जैसे आप इवॉल्व करेंगे, आप उसमें अपने प्रोजेक्ट्स डालेंगे, तो आपका एक बहुत ही अच्छा गिट रिपोजिटरी बना हुआ रहेगा, जिससे कि आदमी को समझ में आएगा जो आपका इंटरव्यू ले रहा है कि हाँ ये जो है सीखता है, ये सीखने की कोशिश करता है, और जब से ये स्टार्ट किया है देखो एक इतना लंबा अपना एक रिपोजिटरी मेंटेन किया है, दैट मीन्स ही इज अ लर्नर एंड ही इज डेडिकेटेड पर्सन। तो वो वहां पर आपको एक एडेड एडवांटेज मिल सकता है यदि आप इनिशियली ही इसे स्टार्ट करते हैं। तो अब जब इतना आपका हो गया, तो जैसे ही आप बेसिक जावा सीख जाएंगे, हो सकता है इसमें आपको 2-3 महीना लग जाए, तो 2-3 महीना बाद आप जब बेसिक जावाज को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको आ गया, कोडिंग आ गया, अब उसके ऊपर आप ग्रो करने लगेंगे, तो आप आगे बढ़ जाइए, जेएसपी सर्वलेट को भी आप सीखिए, क्योंकि जेएसपी सर्वलेट जो है वो बेसिक्स है। जनरली अभी बहुत प्रोजेक्ट्स में ये डायरेक्टली नहीं यूज होता है, बट इनडायरेक्टली जब आप फ्रेमवर्क्स में जाएंगे जैसे स्प्रिंग, एमवीसी और बूट, ये सब में जाएंगे, तो यहाँ पर सर्वलेट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है अभी भी। जैसे कि आप जब स्प्रिंग पढ़ना चालू करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर डिस्पैचर सर्वलेट का कॉन्सेप्ट है। डिस्पैचर सर्वलेट क्या है? डिस्पैचर सर्वलेट जो है वो फ्रंट कंट्रोलर है जो इंटरसेप्ट करता है इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट को, और फिर उसको मैप करता है डिफरेंट मॉडल्स या कंट्रोलर्स को, जो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके जिसका भी हेल्प लेना है उसका हेल्प लेके आपको उसका रिजल्ट रिटर्न करते हैं, जो आप स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका इसीलिए जेएसपी सर्वलेट्स इंपॉर्टेंट है आज भी। दो आप बेसिक प्रोजेक्ट्स में अब नहीं यूज होते हैं, मैंने जब स्टार्ट किया था अराउंड 11-12 में, तो आपको उस समय जेएसपी सर्वलेट्स प्रोजेक्ट्स में काफी यूज होते थे उस समय, बट आज मैं काफी सालों से मैंने नहीं देखा है कि जेएसपी सर्वलेट डायरेक्टली यूज हो, क्योंकि अब स्प्रिंग, एमवीसी, बूट और ये सब ने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो इसीलिए आपको यदि बेसिक्स पता रहेंगे कि जेएसपी सर्वलेट कैसे काम करता है, तो आप ये कॉन्सेप्ट भी रिलेटिवली रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ये काम ऐसे हो रहा है, ऐसे मैपिंग हो रहा है, ऐसे करता है, तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा। अब जेडीबीसी जो है उसको भी आप सीख सकते हैं। ये तो जनरली आपके कॉलेज में रहता ही है एज अ सब्जेक्ट की, जहां पर आप डीबीएमएस सीखते हैं, एसक्यूएल सीखते हैं, एनसी एसक्यूएल कमांड्स सीखते हैं। तो वो सब यदि आप सीख रहे हैं तो आपको जब ये जो जावा का बैकएंड लॉजिक आप लिखेंगे, तो वो लॉजिक जो है किसी ना किसी डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, राइट? तो वो जब डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा तो आपका जेडीबीसी का कॉन्सेप्ट आएगा। दो अभी आप जैसा मैंने जेएसपी सर्वलेट के बारे में बताया वैसे ही जेडीबीसी आप डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे, आप उसको हाइबरनेट के फॉर्म में यूज करेंगे एज अ फ्रेमवर्क, या फिर अलग ओआरएम टूल्स होगा, जेपीए होगा, उसमें आपका ये जो जेडीबीसी का कॉन्सेप्ट है इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो जेडीबीसी में एक्चुअली होता क्या था कि बहुत सारे ऐसे कोड्स आपको लिखने पड़ते थे जो बॉयलर प्लेट हो जाते थे, जो यूजलेस होते थे। तो वो टाइम कंज्यूमिंग और एफर्ट कंज्यूमिंग रिसोर्स का अनयूटिलाइजेशन होता था, जिसके चलते हाइबरनेट्स और जो जेपीए आए हैं वो सब क्या करते हैं कि वो जनरली उन सब जेडीबीसी कॉन्सेप्ट्स को इंटरनली यूज करते हैं, और वो बॉयलर प्लेट कोड और आपका जो काम करने का इफेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप ये सारे चीज सीख जाएंगे, मतलब बेसिक्स और जेएसपी, फिर एडवांस्ड में आप गए जेएसपी सर्वलेट और जेडीबीसी, और साथ साथ आपका गिट कमांड चल ही रहा है, आप कुछ भी चूज कर लीजिए, बिट बकेट ले लीजिए या फिर गिट हब ले लीजिए, किसी में भी आप अपना कोड जो है वो मेंटेन कीजिए। और जब ये आपका हो जाता है तो आप धीरे धीरे अब बढ़िए स्प्रिंग के तरफ। अब स्प्रिंग जो है वो खुद में बहुत वास्ट है। स्प्रिंग में कॉन्सेप्ट जैसे हो गए, उसका आपका कोर है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, डेटा एक्सेस इंटीग्रेशन है, जिसमें डेटा एक्सेस इंटीग्रेशन में अब आपका आ जाएगा जेडीबीसी, ओआरएम, ओएक्सएम और जेएमएस। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स अब स्प्रिंग जो है इंटरनली उसको रैप कर रहा है,
और यहाँ पर आप जब स्प्रिंग का वो जो डेटा एक्सेस और इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स अब यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएंगे, और वो सब यूज करता है, वो सब यूज करके आपका वो कनेक्ट करेगा किसी मतलब हाइबरनेट या जेपीए को, और जेपीए जो है वो जाएगा डेटाबेस से कनेक्ट करेगा डायरेक्टली, और डेटाबेस से कनेक्ट करके जो आप नॉर्मल क्वेरीज लिखते हैं अब वो हाइबरनेट वो आपका काम करेगा और रिजल्ट्स लाकर आपको आपके जो बैकएंड में आपने कोड लिखा है उसको देगा, और आप जो है उसको फिर यूआई को पास ऑन कर देंगे और यूआई जो है उसे स्क्रीन पर दिखा देगा। तो ठीक है, अब स्प्रिंग इसी तरह से आपको सीखना होगा। तो स्प्रिंग जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप स्प्रिंग स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग कोर से। स्प्रिंग कोर से आप स्टार्ट करेंगे तो कोर स्प्रिंग का अलग अलग कंटेनर्स होता है। अब कंटेनर में स्प्रिंग कोर में आपका है कोर, बीन, कंटेक्स्ट, एक्सप्रेशन लैंग्वेज, इस तरह से बहुत सारे हैं। अब फिर वो जब आप कर जाएंगे तो बहुत जगह एस्पेक्ट्स का काम आता है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फिर स्प्रिंग जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो उसका आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना होगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। फिर स्प्रिंग वेब में आप जाएंगे तो स्प्रिंग वेब में आपका है सर्वलेट, पोर्टलेट, वेब सॉकेट्स कॉन्सेप्ट्स वहां पर आप सीख सकते हैं। और इसी तरह से स्प्रिंग क्लाउड है। तो जनरली वो सब हर जगह नहीं यूज होता है, बट आप अभी जो बेसिक हर जगह यूज हो रहे हैं, हर प्रोजेक्ट में यूज हो रहे हैं, वो जनरली है स्प्रिंग एमवीसी और स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट जो है वो मेजरली सबको रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एमवीसीज और बाकी कॉन्सेप्ट है वहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको नॉर्मली लिखने पड़ते थे, बट बूट में वो मतलब वो कॉन्फ़िगरेशंस और इजी वे में बना दिया गया है, तो उसको मेंटेन करना थोड़ा इजी है। और ये जो एमवीसी और बूट्स जो आप देखेंगे तो ये जनरली एक कॉन्सेप्ट यूज करता है रेस्ट। जनरली रेस्ट एपीआई ही मैक्सिमम यूज हो रहा है आजकल, तो रेस्ट वेब सर्विसेज यूज हो रहे हैं। तो मैंने तो ज़्यादा करके रेस्ट वेब सर्विसेज पे काम किया है। सोप करके भी एक है, बट सोप पे मैंने काम नहीं किया। जनरली बहुत जगह पे होता होगा, बट मैंने आज तक जितने भी दिन अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम किया वहाँ पर हर जगह पर रेस्ट वेब सर्विसेज का यूज किया गया है विथ एमवीसी एंड और बूट। ठीक है, तो इस तरह से स्प्रिंग, एमवीसी, बूट और हाइबरनेट पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। अब हाइबरनेट, जैसे स्प्रिंग तो बता दिया मैंने क्या है, हाइबरनेट क्या है। हाइबरनेट जो है एक ओआरएम टूल है। ओआरएम टूल है, थोड़ा सा मैंने हाइबरनेट के बारे में बताया था, बट हाइबरनेट क्या, ओआरएम टूल है। ओआरएम टूल क्या करता है, ये आपका जो जावा ऑब्जेक्ट्स है ना, जावा ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली क्या है डेटाबेस के किसी रोज एंड डेटाबेस के टेबल के कॉलम्स से मैप करता है। तो जो आप नॉर्मल क्वेरीज लिखते थे जेडीबीसी से फेच करने के लिए या फिर डेटा उसमें डालने के लिए, तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारे मेथड्स देता है जिसको यूज करके आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं इस हाइबरनेट के क्वेरी को यूज करके। अब आता है बिल्ड टूल्स। अब जब आपने ये सारी चीज सीख ली है ना, तो मतलब जब आप ये तीनों सीख रहे थे तब तो बिल्ड टूल का उतना काम नहीं था, और जब फ्रेमवर्क्स में आप एंटर करते हैं तो उसके साथ साथ आ जाता है आपका बिल्ड टूल्स। बिल्ड टूल्स में जनरली मैवन, एंट और ग्रेडल यूज हो रहा है। तो ग्रेडल मैंने नहीं यूज किया है कभी भी। एंट मैंने एकदम स्टार्टिंग में जैसा बताया मैंने 11 और 12 में वहां पर यूज होता था, बट क्योंकि मैवन जो है एंट से भी ज़्यादा अच्छा टूल था, तो इसीलिए इसने एंट को नॉर्मली रिप्लेस करना चालू कर दिया, और आज ज़्यादा करके मैवन ही यूज होता है, और मैंने मैवन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। आपको मैवन कॉन्फ़िगरेशंस आपको लिखने पड़ेंगे, वो प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे, मैं हम लोग आप आगे मैवन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब मैवन प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे मैवन को यूज करके कैसे बिल्ड, मतलब कितना आसानी से ये एज अ बिल्ड टूल काम करता है। और नॉर्मली आपको किसी जार का जरूरत है तो आप अगर उसका डिपेंडेंसी यहाँ मैवन में दे देंगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको बिल्ड जो है उसका जो जार है वो आपको डाउनलोड करके दे देगा। नहीं तो नॉर्मली पहले क्या होता था, जार डाउनलोड करो, उसको फिर आप प्लेस करते थे पाथ्स में, वो सब आपको नहीं करना है मैवन यूज करने के बाद। तो मैवन जनरली हम सीखेंगे, एंट, ग्रेडल आपका इच्छा हो तो सीख सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट, मान लीजिए आप जिस प्रोजेक्ट में गए वहाँ पर यदि एंट और ग्रेडल है तो आपको सीखना ही पड़ेगा, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो मैं तो मैवन रिकमेंड करूंगा। मैवन यदि आप सीखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। अब ये सब जब आप सीख लेते हैं, बिल्ड टूल्स और सब कुछ आपका हो गया, तो एक पोर्शन आता है लॉगिंग। लॉगिंग हम क्यों यूज करेंगे,
आप मान लीजिए हम कोड कर रहे हैं और उस कोड में हमारा कोड जो है वो कहीं पे काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कहीं पर डिफेक्ट है। अब वो डिफेक्ट फाइंड करने के लिए हमें लॉगिंग का यूज करना है, क्योंकि ये जो लॉग्स है ये जनरेट होता है कहाँ पर, वो जो हमने दिखाया अदर्स टूल्स में, टेक्सिया, ओपनशिफ्ट, किबाना, स्प्लंक, ये सब क्या है, ये जनरली यहाँ पर लॉग्स आप मेंटेन कर सकते हैं। और भी काम ये करते हैं जो स्प्लंक और ये जो किबाना है, जैसे स्प्लंक आता है लॉग मैनेजमेंट एंड एनालिसिस के अंदर में, किबाना आता है मॉनिटरिंग टूल के अंडर में, बट वहाँ पर आप जनरली लॉग्स जो जाते हैं ना, तो आप log4j आप यूज करेंगे। तो log4j जब आप कोड में यूज करते हैं अपने, तो वो क्या करता है, वो लॉग्स जनरेट करता है इन इन किसी एक में। आपका प्रोजेक्ट कोई एक या कोई दो यूज कर रहा हो तो उसके अंदर आपका लॉग जनरेट होगा। लॉग आप कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप जैसे एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, तो सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया उसको आप चेक कैसे करेंगे, तो आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, तो वो क्या करता है कंसोल पे प्रिंट कर देता है, राइट। बट कंसोल पे प्रिंट करना जो है वो पॉसिबल, मतलब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में कंसोल पे प्रिंट कराना वो जो है फीजिबल चीज़ नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये लॉग मैनेजमेंट सिस्टम्स को यूज किया जाता है किसी एक को, और वहाँ पर लॉग्स जो है प्रॉपरली आते हैं। तो log4j बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, log4j या SLF4j कोई भी यूज होगा आपके प्रोजेक्ट में, तो उसमें भी आप जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं उसी से तरह लॉगर डॉट इन्फो, लॉगर डॉट डीबग, इस तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे आप लिखेंगे तो वो क्या करेगा, वो लॉग्स जनरेट कर देगा आपके इन इन किसी एक में। और जब ये जनरेट हो जाएंगे उसमें, तो आप वहाँ पर जाकर अपने एप्लीकेशन को ट्रेस करके वो जो लॉग जनरेट हुआ है जिस टाइम पर या क्या एरर आया था, वहाँ पर आप यूआई से एक आपको मिलेगा रेफरेंस नंबर, वो रेफरेंस नंबर जब आप जाकर वहाँ पर सर्च करेंगे तो वो आपको टाइम स्टैम्प के साथ में मिल जाएगा। आप फिर देख सकते हैं कि वो किस सोर्स कोड के किस पर्टिकुलर लाइन पर वो एरर आ रहा है, फिर आप उसको डिबग कर सकते हैं, इजिली फाइंड कर सकते हैं कि आपका कोड क्यों नहीं काम कर रहा है। इसीलिए log4j इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सीखना आपके लिए बहुत आसान है। मतलब अगर आप कॉलेज लेवल में भी हैं तो आप जस्ट स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे आप आराम से कर पा रहे हैं, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और ये सब जैसे हैं टेक्सिया, ओपनशिफ्ट, किबाना, स्प्लंक, ये सब आपको धीरे धीरे आ जाएंगे। अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आप काम करेंगे तो आपको ये सारे में मतलब किसी न किसी एक में आपको लॉग्स देखना रहेगा, तो वो आप इजीली देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके नोट पैड में है, नोट पैड आपने रखा, नोट पैड में वो सारे लॉग्स हैं, आप जैसे सर्च करते हैं तो आप नॉर्मली उसको सर्च कर सकते हैं। अब वहाँ पर ऑप्शंस भी होता है कई सारे में कि आप वो जो लॉग्स है उसको कॉपी करके नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस में लेके आ सकते हैं और फिर वहाँ पर उसे फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपका डिफेक्ट एक्चुअली में है कहाँ। अब जैसा कि आपने सब कुछ देख लिया, आपने बेसिक्स आपको आता है, आप जेएसपी सर्वलेट आपको पता ही है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, अब गिट यूज करने आपको आता है, आप मल्टीपल लोगों के साथ काम कर सकते हैं और फ्रेमवर्क्स के बारे में आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, और जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे आप एक बेटर जावा डेवलपर बनते जाएंगे अलॉन्ग विथ दिस मैवेन, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं। और लॉगिंग का अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको आप यूज करके लॉग्स जनरेट करेंगे, जो कि लॉग्स जब आएंगे तो कुछ भी इश्यूज आता है आपके एसआईटी मतलब टेस्टिंग में या फिर यूएटी में या फिर प्रोडक्शन में, तो यहाँ पर लॉग्स में आप जाकर उसे देख सकते हैं कि आखिर में इशू है कहाँ पे। और जब ये सब आप देख लेंगे तो उसके बाद आता है टेस्टिंग। मान लीजिए आपने जो कोड लिखा आपने, अब उसको आपको टेस्टिंग करना है कि यूनिट टेस्टिंग, उसका कोड कवरेज कितना है या फिर उसमें कोड स्मेल है कि नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट में आपका कोड है कि नहीं। तो आपको उस समय लिखने होते हैं जे यूनिट्स। जे यूनिट्स जब आप लिखेंगे तो जे यूनिट में आपको मॉकिटो का यूज करना होगा। जे यूनिट प्लस मॉकिटो जो है वो एक कॉम्बिनेशन बनाता है जो आपको हेल्प करता है लिखने के लिए यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग आप क्यों करते हैं, जो आपने एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड लिखा है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि मान लीजिए मैं एडिशन पे काम कर रहा था और मेरा कोई दूसरा कलीग है जो मल्टीप्लिकेशन पे काम कर रहा है, तो बिफोर हम लोग इंटीग्रेट करें अपना कोड गिट में, मतलब पुश करें दोनों लोग, हम क्या करेंगे अपना जो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है जो मैंने मेथड लिखा है मान लीजिए या मैंने फाइल लिखा है,
उसको यूनिट टेस्ट करूँगा कि मेरा जो कोड लिखा गया है क्या वो बेटर कोड कवरेज दे रहा है, कोड फॉर्मेट जो है सही है, कोड स्मेल्स है उसमें कि नहीं है, कोई बग है कि नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज है कि नहीं है। तो ये सारे चीज़ आपका जे यूनिट और मॉकिटो मिलकर बताता है और ये जनरली यूज करता है एक यूआई बेस्ड थिंग जिसको बोलते हैं सोनार। सोनार में ये रिपोर्ट बनकर आता है कि आपका कोड जो है वो कितना बेटर है, कितना कोड कवरेज है, कितना कोड स्मेल है, कितना उसमें डिफेक्ट्स है। तो वो सारे चीज़ फिर आपको देखकर अपने कोड में फिक्स करने होते हैं। जब आपने फिक्स कर दिया उसके बाद ही आप अपना कोड जो है वो गिट में जो मेन ब्रांच है जिसमें सब के कोड जा रहे हैं उसमें आप पुश करेंगे। ठीक है, तो उस समय आपका जे यूनिट और मॉकिटो का काम आता है। अब कराटे फ्रेमवर्क कब आप यूज करेंगे? कराटे फ्रेमवर्क आप यूज करते हैं जैसे मान लीजिए आपने भी कोड मर्ज कर दिया, आपके कलीग ने भी कोड मर्ज कर दिया, अब सब लोगों ने कोड कर लिया है, सारे कोड मर्ज हो गए। या फिर मान लीजिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कोड मर्ज हुए। अब जैसे ही वो दोनों मर्ज हुए तो आप कराटे फ्रेमवर्क का आप यूज करके आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग का कोड लिख सकते हैं और वो चेक करेगा कि जो दो मॉड्यूल्स इंटीग्रेट किए गए हैं वो प्रॉपरली कोडेड है कि नहीं है, सारे कवरेज दे रहे हैं कि नहीं है। तो उस समय कराटे का यूज आता है। कराटे मैंने अभी नॉर्मली पिछले 1 या 1.5 साल के अंदर में सीखा है। पहले मैं इसको नहीं जानता था उतना, मैं जे यूनिट और मॉकिटो ही जानता था, बट अभी मैं कराटे के बारे में भी जानता हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते मैंने अपने 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस में ये सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज किए हैं जिसने मुझे एज अ जावा डेवलपर इवॉल्व करने का मौका दिया। और मैं चाहता हूँ कि ये सब आप धीरे धीरे करके सीखते जाएं और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे ही आपके करियर में 4 चांद लगते जाएंगे। तो होप आपको ये समझ में आया हो। आपको अगर कोई डाउट हो, आपको किसी भी टूल या टेक्नोलॉजी के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और यदि आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज वो हमें एक मोटिवेशन देता है एंड इट encourages us to make more such videos to help you grow in your career. Thank you.